हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको मध्यकालीन इतिहास से संबंधित अगली कक्षा लेकर उपस्थित हूँ। आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे जो जहांगीर है, तो जहांगीर के शासनकाल में जो पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगाली जब भारत में आते हैं, शुरुआती दौर में जब आते हैं, उन्होंने जहांगीर से क्या उपलब्धियाँ प्राप्त करते हैं या जहांगीर ने उनको क्या सहयोग देता है, उन्होंने क्या उनके धार्मिक सहयोग करते हैं, धर्म के क्षेत्र में सहयोग करते हैं, उन्होंने कौन-सी उनके लिए जो होता है गिरजाघर बनवाते हैं, ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में। उसी के साथ जो अंग्रेज़ उस समय भी आते हैं, अंग्रेज़ों के साथ उनका कैसा रवैया होता है, ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में आज की कक्षा में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले एक बार हम लोग कल की कक्षा को रिवीजन कर लेते हैं। कल की कक्षा में हमने क्या-क्या अध्ययन किया था? क्या जो बिंदु हमने आपको बताया था वो बिंदु आपको याद है या नहीं है? अगर नहीं याद होगा तो आज जब रिवीजन कराया जाएगा उससे आपको याद हो जाएगा और इसी के साथ जो आज वाली कक्षा होती है और कल की कक्षा जो रहती है एक दूसरे से लिंक करती है, जिससे आपको आसानी से समझ भी आ सकता है। और जब एक बार रिवीजन होता है तो क्लास थोड़ा लंबा चलता है, तो जिससे आपकी जो तारतम्यता होती है बनी रहती है और आज आज वाली कक्षा समझने में भी उतनी ही आसानी होती है। कल की कक्षा में हम लोग बात किए थे जो जहांगीर होते हैं उनके शासनकाल की स्थापत्य कला। उन्होंने अपने शासनकाल में कौन-कौन सी इमारतें बनवाते हैं या कौन से किले का निर्माण करवाते हैं, कौन से मकबरे का निर्माण करवाते हैं। ऐसे इत्यादि जो उनके प्रमुख स्थापत्य कला थे या जिससे आपसे एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है, ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में हम लोग कल की कक्षा में अध्ययन कर रहे थे। उस अध्ययन के क्रम में हम लोग एक बार उसके फिर से रिवीजन कर ले हैं। कल की कक्षा में आपको बताया गया था, सबसे महत्वपूर्ण बताया गया था अकबर का मकबरा कौन था? आपको बताया था अकबर का मकबरा। ये कहाँ पे अवस्थित है? आपको बताया गया था ये अवस्थित है सिकंदरा में। कहाँ पे? सिकंदरा में। आपको ये बताया गया था। इसी के साथ इसकी खासियत क्या बताई गई थी? ये इसकी खासियत ये बताई गई थी, ये पंचमंजिलाकार होता है। कैसे पंचमंजिलाकार होता था? पंचमंजिला पंचमंजिलाकार होता था। और दूसरी विशेषता आपको ये बताई गई थी, ये बलुआ पत्थर से निर्मित है। किससे? बलुआ पत्थर से नहीं, बलुआ पत्थर से निर्मित था। और अगली जो विशेषता आपको बताई गई थी, अगली विशेषता बताई गई थी, ये भारत में मुगलों द्वारा स्थापित की जाने वाली पहली मीनारयुक्त मकबरा होती थी। क्या होती है? प्रथम प्रथम मीनारयुक्त मकबरा। अभी तक जितने भी शासक होते हैं या मुगल शासक होते हैं उनके शासनकाल में ऐसा कोई भी मकबरा नहीं निर्माण किया गया था जिसमें इमारत निर्माण किए गए हैं। और अगला जो इनकी विशेषता बताई गई थी इसका निर्माण, और इसकी अगली विशेषता क्या बताई गई थी? इसमें बताई गई थी जो शैली गई कौन कौन सी शैली होती है यहाँ पे लिखी गई, जिससे जो बताई गई थी कौन कौन सी शैली थी। इसमें बताई गई थी हिंदू शैली थी, इस्लामिक शैली थी, और कौन सी बौद्धिक शैली थी? बौद्ध शैली थी। ये तीन शैली देखा जाए तो ये जो मकबरा होता है, इससे अकबर का मकबरा होता है, उसके निर्माण में ये तीन शैलियों का प्रयोग किया गया था। ये आपसे कई बार आपको बताया गया है कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अकबर का मकबरा कहाँ पे है? अगर वनडे एग्जाम होता होगा तो उसमें पूछा जाता है अकबर का मकबरा कहाँ है? ये होता है सिकंदरा में, याद रखिएगा। और जो अन्य एग्जाम देते होंगे जैसे यूपीसीएस हो गया या यूपीएससी हो गया या ऐसे अन्य जो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाते थे या यूपीपीसीएस द्वारा या एमपीपीसीएस या अदर जो स्टेट के है एग्जाम उससे कराए जाते हैं या वे लोग कराते हैं, तो इससे यहाँ से संभावनाएं क्वेश्चन पूछे जा सकती हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना होती है कि मुगल काल के शासक वह कौन सा मुगल काल का शासक होता है जिसका अकबरा जो होता है या मीनार युक्त होता है या किसने बनवाया था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह अकबर का जो मकबरा का निर्माण करवाया गया था किस शैली में निर्माण कराया गया था। तो इसका सही उत्तर होता है ये हिंदू शैली में, इस्लामिक शैली और बौद्धिक शैली, तीन शैलियों में इसका निर्माण कराया गया था। और अगला स्थापत्य कला बताया गया था जामा मस्जिद का। क्या होता था? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद इसका ये कहाँ पे अवस्थित बताया गया था? इसका बताया गया था ये लाहौर में अवस्थित है। कहाँ पे? लाहौर में। अगला आपको बताया गया था जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है, कह सकते हैं अगला जो क्वेश्चन बताया गया था, ये अगला जो इनकी स्थापत्य कला बताई गई थी, एतमाउद्दौला का मकबरा कौन था? एतमाउद्दौला का मकबरा ये कहाँ पे अवस्थित है? आपको बताया था आगरा में। और इसकी क्या खासियत बताई गई थी? ये पित्रादुरा शैली से निर्माण कराया गया था। कौन सा? पित्रादुरा शैली की इसमें स्थापत्य कला दिखती है। उसी के साथ साथ इसका निर्माण कौन होता है? निर्माण कराते हैं, इसका निर्माण करवाते हैं नूरजहाँ करवाते हैं। क्या होता है? पहली तो बात ये याद रखिएगा, इसमें पित्रादुरा शैली का इस्तेमाल किया गया था। ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ था कि जो पित्रादुरा शैली का निर्माण कराया गया था। और दूसरी खासियत होती है ये सफ़ेद संगमरमर से निर्मित होती है। क्या होती है? सफ़ेद संगमरमर से निर्मित होती है, पित्रादुरा शैली होती है, नूरजहाँ इसका निर्माण करवाते हैं।
और ये आगरा नदी के किनारे अवस्थित होता है। और ये पूर्णतः देखा जाए तो जो ये एतमाद-उद-दौला का मकबरा होता है, ये ईरानी शैली में इसका निर्माण कराया गया था। और अगर आपको बताया गया था, अगला जिनके स्थापत्यकार बताया गया था, वो अनारकली का अनारकली का मकबरा बताया गया था। कौन था? अनारकली का मकबरा। अनारकली का मकबरा कहाँ पे अवस्थित है? आपको बताया गया था जो अनारकली होती है, अनारकली का मकबरा लाहौर में अवस्थित होता है। इसकी क्या खासियत बताई गई थी? इस पे जो जहांगीर होते हैं, उन्हें कुछ शब्द अंकित करवाते हैं। वे शब्द होते हैं कि अगर मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख लेता तो कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। क्या होता है? अगर मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख लेता तो कयामत के दिन तक अल्लाह का धन्यवाद करता। ये अनारकली का जो मकबरा होता है, उस पर जहांगीर ने ये शब्द अंकित करवाए थे। और आपको बताया गया था जो मुगल काल की चित्रकला होती है, उस चित्रकला में उन्होंने जो तैल चित्रकला होती है, इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। मुगल काल में जो चित्रकला होती है, उसमें तैल चित्रकला का प्रयोग नहीं किया गया था। उसके बाद आपको बताया गया था जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर जहांगीर की मृत्यु कब होती है? आपको मृत्यु बताया गया था 7 नवंबर 1627 ईस्वी की इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के पश्चात जो नूरजहाँ होती है, देखा जाए इनके शासनकाल में नूरजहाँ का शासनिक विभाग हो या जो भी विभाग होता था, उसमें बढ़ चढ़ कर भागीदारी होती थी। जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, जहांगीर की मृत्यु के पश्चात अगले जो शासक बनते हैं, शाहजहाँ बनते हैं। शाहजहाँ ने नूरजहाँ को वार्षिक पेंशन 2 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देके उनको जो शासन या शासनिक विभाग होता है या प्रशासनिक विभाग होता है, उनसे अलग करके अलग रख दिए गए। और 1645 ईस्वी में जो नूरजहाँ होती हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार देखा जाए तो जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर का शासनकाल समाप्त होता है। लेकिन समाप्त होने से पहले हम लोग एक बार जान लेते हैं, क्या इनके शासनकाल में कोई यूरोपीय व्यक्ति, कह सकते हैं यूरोपीय लोग आते हैं या अंग्रेज व्यक्ति आते हैं या नहीं आते? इनके बारे में आज की कक्षा में बात करेंगे। देखिए, आज की कक्षा में जो इनके यूरोपीय होते हैं, उन्होंने आखिर जिस तरह उन्होंने अपनी प्रजा के हित में कार्य करते हैं, क्या जो विदेशी लोग आते हैं उनके साथ भी इनका तालमेल हूबहू रहता है, या कह सकते हैं तालमेल जो होता है तारतम्य रहता है, या तालमेल उन लोगों से नहीं रहता है? इस बिंदु के बारे में जानेंगे। देखिए, जो जहांगीर होते हैं वे शिक्षित होते हैं। शिक्षित होने के साथ जो भी व्यक्ति आएगा उनके साथ जो भी व्यक्ति शिक्षित आएगा तो उनके साथ उनका व्यवहार सौहार्दपूर्ण रहेगा, ताकि एक दूसरे से मेल चाल रहेगा। इसी वजह से जो पुर्तगाली लोग आते हैं, उनका भी व्यवहार उनके साथ अच्छा होता है। जहांगीर ने पुर्तगालियों के लिए आर्थिक सहायता करते हैं। जैसे आप जैसे पढ़ने के लिए कहीं अपने घर से कहीं दूसरी जगह आए होंगे, उतना पर्याप्त धन नहीं लेके आए होंगे, तो जो आपका जिसके यहाँ गए होंगे या जो आपका रूममेट होगा, उससे आप थोड़ा आर्थिक सहायता लेंगे, क्योंकि वह पहले से वहाँ रह रहा है। वो जानता है कि हाँ, यहाँ चीज़ें इतनी खर्चा होती है या इतना खर्च लगती है। तो ही कार्य होता है, जो पुर्तगाली आते हैं भारत में, जो जहांगीर के शासनकाल में आते हैं, जहांगीर ने उनकी आर्थिक सहायता करते हैं। जब आर्थिक सहायता करते हैं, तो उसके बाद ये तो ज़ाहिर-सी बात है, जब वो बाहर से आ रहे हैं तो वे एक ही धर्म के तो होंगे नहीं, इस्लाम धर्म के होंगे या किसी अन्य धर्म के, वो लगभग अन्य धर्म के थे। और उनको धर्म से संबंधित कुछ रियायतें जो जहांगीर होते हैं देते हैं। उन रियायतों में होता है कि आप अपने धर्म को अपने धर्म को मान सकते हैं, या अब यहाँ पे अपना धर्म का आप पालन कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन कैसे करेगा? पालन करने के लिए या धर्म को अपने मानने के लिए, जैसे हिंदू धर्म क्या है, अपने धर्म को मानेंगे तो उनके लिए उस जहाँ पे भगवान की स्थापना करते हैं, कि मंदिर का निर्माण करते हैं। इस्लाम धर्म में मस्जिद होती है, ऐसे सिख धर्म में गुरुद्वारा होता है, ऐसे जो ईसाई धर्म होते हैं, वहाँ पे जो ईसाई लोग होते हैं उनके लिए गिरजाघर होता है। उसी तरह जो पुर्तगाली आते हैं वे ईसाई लोग होते हैं। ईसाई लोग होने की वजह से उनको गिरजाघर का भी निर्माण करते हैं। उनको गिरजाघर की रियायतें देते हैं कि आप गिरजाघर का निर्माण करवा सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को इतनी रियायतें दे दी जाएगी, तो आपकी क्या होगा? आप ही होंगे, जैसे ही आपके पास धर्म की स्वतंत्रता हो गई, गिरजाघर हो गए, तो आप चाहेंगे कि आपकी जो विचारधारा है दूसरे को भी दिया जाए। आपकी विचारधारा जब आप दूसरों को देंगे, तो आपसे अगर उनकी आपकी विचारधाराओं से वो प्रभावित होंगे, तो उस धर्म को वे ग्रहण करेंगे। तो जहांगीर ने उनको ये भी रियायतें दे दी कि जो व्यक्ति अगर ईसाई धर्म स्वीकार करना चाहता है तो वे स्वीकार कर सकता है। बस शर्त इन्होंने ये रखा कि ना ही किसी प्रलोभन में कोई व्यक्ति ईसाई धर्म को स्वीकार कर सकता है, और ना ही किसी के दबाव में आके कोई व्यक्ति ईसाई धर्म को स्वीकार कर सकता है। ये होता है उनकी रियायतें देना। लेकिन क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को ज़्यादा रियायतें मिल जाती है, तो वह व्यक्ति ज़्यादा उपद्रवी हो जाता है। यही कार्य करता है, जो पुर्तगाली होते हैं वे उपद्रवी हो जाते हैं। उपद्रवी होने पे, जैसे व्यापार जब जो शाही जहाज़ें व्यापार के लिए जाती थी, व्यापार के लिए जब जाती थी, तो रास्ते में जो पुर्तगाल लोग होते हैं, पुर्तगाली होते हैं, उन जहाज़ों को बंदी बना लिए। जब ये बात जहांगीर को पता चलती है कि अगर उन्होंने जिस व्यक्ति को रहने के लिए घर दिया, वही व्यक्ति उन जो राजा हैं उन्हीं के घर को तोड़ रहा है, तो क्या व्यक्ति क्रोधित होगा? क्रोधित होने के पश्चात जो पुर्तगाली व्यक्ति थे, उनको सभी रियायतें बंद कर देते हैं। बंद करने के पश्चात
जो उनके गिरजाघर होते हैं उनको भी बंद कर दिया जाता है, और जो पुर्तगाली व्यक्ति होते हैं उनको बंदी बना लिया जाता है या उनको जेल में डाल दिया जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो जो पुर्तगाली होते हैं जहांगीर के इस तरह के उनके संबंध होते हैं। अब हम लोग देखिए इसको एक बार लिखते हैं, उसके बाद फिर से समझाते हैं। अगला बिंदु क्या है? अगला बिंदु देखिए, जहांगीर का यूरोपीय लोगों के साथ संबंध क्या होता है? जहांगीर का यूरोपियों के साथ संबंध, यूरोपीय के साथ संबंध। आखिर इनका जो यूरोपीय व्यक्ति होते हैं या यूरोपीय लोग होते हैं, इनके साथ इनका संबंध कैसे था? उन यूरोपियों में सबसे पहले हम बात करेंगे जो पुर्तगाली होते हैं उनके बारे में। क्या होता है? जो पुर्तगाली व्यक्ति होते हैं उनके बारे में। पुर्तगाली लोग जो होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। आखिर पुर्तगाली क्या होते हैं? देखिए, इनके शासनकाल में जो पुर्तगाली व्यक्ति आते हैं, जब कोई व्यक्ति, अभी आपको बताइए, जो कोई व्यक्ति किसी अन्य स्थान पे आता है तो उसके लिए वह देश पहली बात तो नया होता है। जब नया होगा तो आप उनके बारे में कुछ नहीं जान रहे होंगे, तो जब आपके पास धन भी उस समय पर्याप्त धन नहीं होगा, इस वजह से जो शासक होते हैं, ये कह सकते हैं जहांगीर होते हैं, उनकी आर्थिक सहायता करते हैं। क्या होता है? सबसे पहले तो इनकी आर्थिक सहायता होती है। जो जहांगीर होते हैं इनकी आर्थिक सहायता करते हैं। क्या करते हैं? आर्थिक सहायता करते हैं। और दूसरा जो इनके साथ मदद करते हैं, क्या होता है? जैसे अब कोई व्यक्ति आया है, वो अपने धर्म को, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई व्यक्ति होगा, किसी न किसी धर्म पे आस्था रखता होगा। जब आस्था रखेगा तो वह चाहेगा कि हम उस धर्म को, जिस क्षेत्र में गए हैं वहाँ पे भी उस धर्म का पालन करें। उन्होंने क्या करते हैं? दूसरा करते हैं, अपने धर्म को मानने की आज़ादी, मानने की छूट दे देते हैं, कह सकते हैं। क्या होता है? मानने की छूट दे दी है। जैसे जो ईसाई लोग आते हैं, कह सकते हैं जो पुर्तगाली आते हैं, वे ईसाई लोग होते हैं, ईसाई धर्म से संबंध होता है उनका। वे आते हैं तो उनको ये छूट दी जाती है कि आप ईसाई धर्म का आप यहाँ पे पालन कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति ईसाई धर्म का पालन करेगा या किसी भी धर्म का पालन करेगा तो जाहिर सी बात है, उसके लिए एक स्थल होता है, कह सकते हैं पूजा स्थल होता है, उसी स्थल पे वह पूजा करता है। यही कार्य होता है। इन्होंने, जब ईसाई जो व्यक्ति होते हैं, इन्हें गिरजाघर, क्या होता है? गिरजाघर बनवाने की बनवाने की छूट दे दी। क्या होता है? इनको कहा गया है कि आप अपने जो धर्म होता है, आपके धर्म को पालन करने के लिए गिरजाघर का आप निर्माण कर सकते हैं। गिरजाघर का निर्माण कर सकते हैं, ये आपको बताया गया था। उसके बाद अगला बताया गया था कि अगला आपको बताया गया कि जो भी व्यक्ति है, अगर जैसे आप कोई गिरजाघर बनवा लें तो जाहिर सी बात है आपकी बातों को कोई ना कोई तो सुनेगा। जब कोई व्यक्ति सुनेगा, अगर आपकी बातों से प्रभावित होगा या आपके धर्म से प्रभावित होगा, उस धर्म को वह ग्रहण करना चाहेगा। यही कार्य होता है। यहाँ पे अपने इच्छा से अपने इच्छा अनुसार कोई व्यक्ति इस धर्म को ग्रहण कर सकता है। क्या होता है? ग्रहण कर सकता है, ये याद रखिए। ये आपको बताया गया था, कोई भी व्यक्ति होता है वो इस धर्म को ग्रहण कर सकता है। ये तो उनके रियायतें थी, इनको ये रियायतें दी गई। और उसके बाद जो जहांगीर होता है, जहांगीर ने अपने शासनकाल में जो व्यापारिक जहाज़ें होते हैं, व्यापारिक जहाज़ों का आवागमन होता है, व्यापार करते थे। लेकिन जो पुर्तगाली होते हैं वे काफ़ी उपद्रवी हो जाते हैं। जब उपद्रवी हो जाते हैं तो वे शाही जहाज़ को बंदी बना लेते हैं। क्या होता है? यहाँ पे लिखेगा इनका विद्रोह। विद्रोह क्या करते हैं जो पुर्तगाली होते हैं? विद्रोह ये करते हैं कि शाही जहाज़ को बंदी बना लेते हैं। शाही जहाज़ को बंदी। जब कोई व्यक्ति आपको अगर इतनी मदद की है, मदद करने के पश्चात आप उसके साथ ही ऐसा बर्ताव करेंगे, तो बर्ताव करने के पश्चात जो भी व्यक्ति होगा, सारी की सारी रियायतें वह बंद कर देते हैं। यहाँ पे लिखिएगा सारी रियायतें बंद, सारी रियायतें समाप्त कर देते हैं। उन सारी रियायतों में क्या होता है? सारी रियायतें, जो ये रियायतें देते हैं, जो जहांगीर ये रियायतें दिए रहते हैं, इन रियायतों को जहांगीर समाप्त कर देते हैं। जो भी व्यक्ति, कह सकते हैं जो पुर्तगाली व्यक्ति होते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनको जेल में या कारागार में डाल दिया जाता है। इस तरह देखा जाए तो पुर्तगालियों के साथ इनका ये संबंध होता है। जब ये कह सकते हैं इनके ये उपद्रवी होते हैं, सारी रियायतें को समाप्त कर दिए जाते हैं। लास्ट में क्या होता है? अंत में क्या होता है? जो पुर्तगाली व्यक्ति होते हैं, पुर्तगाली लोग होते हैं, वे राजा से या जहांगीर से क्षमा मांगते हैं। जो राजा होते हैं, अंत में इन्हें माफ़ी दे देते हैं। इस प्रकार ये पुर्तगालियों का इतिहास होता है जहांगीर के शासनकाल में। अब हम दूसरे जो यूरोपीय लोग होते हैं, अंग्रेजों के बारे में जानेंगे कि वह कौन से अंग्रेज व्यक्ति होते हैं जिन्होंने जहांगीर के शासनकाल में आते हैं। उनकी क्या मंशा होती है, उन्होंने क्या, उनके साथ क्या तारतम्य होता है, क्या योगदान देते हैं, इनके बारे में जानेंगे। अगले क्या होते हैं?
यहाँ पे लिखिएगा जो पुर्तगाली की जगह अब हम लोग अंग्रेजों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से अंग्रेज इतिहासकार होते हैं या अंग्रेज अधिकारी होते हैं जहांगीर के शासनकाल में भारत आते हैं। देखिए देखिए इनके शासनकाल की अगर बात की जाए, जो अंग्रेजों का आगमन होता है, कौन होते हैं? अंग्रेज। क्या होता है? जो दूसरे होते हैं अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज में कौन से अधिकारी होते हैं? एक बार इनके बारे में, विलियम हॉकिंस। कौन होते हैं? आते हैं विलियम हॉकिंस आते हैं। विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में कौन से अंग्रेज व्यक्ति आते हैं? ये कौन से अधिकारी आते हैं? विलियम हॉकिंस होते हैं। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के ये अधिकारी, क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के, यहाँ पे लिखेगा देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि। क्या होता है? प्रतिनिधि होते हैं। प्रतिनिधि के रूप में क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में 1608 ईस्वी में क्या होता है? 1608 ईस्वी में क्या? 1608 ईस्वी में ये सूरत बंदरगाह पे उतरते हैं। क्या होता है? सूरत बंदरगाह पे, ये सूरत बंदरगाह पर उतरते हैं। क्या होता है? जो विलियम हॉकिंस होते हैं ईस्ट इंडिया के प्रतिनिधि होते हैं। प्रतिनिधि होने के साथ साथ ये 1608 ईस्वी में जो सूरत का बंदरगाह होता है उस बंदरगाह पे ये उतरते हैं। उसके बाद वे जाते हैं, जो जहांगीर होते हैं उनसे मिलने आगरा के लिए जाते हैं। क्या होता है? फिर दूसरा यहाँ पे लिखेंगे ये, उसके बाद आगरा मिलने जाते हैं। आगरा मिलने जाते हैं। क्या होता है? 1608 ईस्वी में तो ये सूरत के बंदरगाह पे पहुंचे, लेकिन 1608 ईस्वी में ये तुरंत आगरा नहीं जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ आप कह सकते हैं, कोई भी अगर व्यक्ति होगा, प्रतिनिधि या कह सकते हैं प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, आप उससे डायरेक्ट तो मिल नहीं सकते हैं, किसी न किसी के माध्यम से आप मिल लेंगे। इस वजह से ये काफ़ी दिन बाद जो आगरा में मिलने से पहुँचते हैं। और जो विलियम हॉकिंस होते हैं, विलियम हॉकिंस कई भाषाओं के जानकार होते हैं। जो जहांगीर होते हैं, अगर कोई व्यक्ति होता है जैसे आती है, अगर कोई व्यक्ति कोई फॉरेनर आ गया या विदेशी व्यक्ति आ गया, आप ही की लैंग्वेज में बात करेगा। जैसे आप बात करें, क्या हाल है, कैसे हैं आप, अगर इसी लैंग्वेज में कोई विदेशी व्यक्ति आपसे बात करने लगेगा कि नहीं, अरे ये तो भाई बहुत अद्भुत बात हो गई कि कोई भी हमारी लैंग्वेज का हम इससे बात कर रहा है, कोई विदेशी व्यक्ति जो है वो हमारी लैंग्वेज में बात कर रहा है। वही कार्य करते हैं विलियम हॉकिंस। जो विलियम हॉकिंस होते हैं वे तुर्की भाषा के जानकार होते हैं। तुर्की भाषा को अच्छे से बोलते थे या बोलते भी थे, साथ ही लिखते भी थे। जब वे दरबार में उपस्थित होते हैं, जो विलियम हॉकिंस होते हैं जहांगीर के दरबार में उपस्थित होते हैं, तुर्की भाषा में इन लोगों की वार्ता होती है तो इनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं। जब प्रभावित होते हैं तो इनको जो विलियम हॉकिंस होते हैं, विलियम हॉकिंस को 400 मनसब दे देते हैं। क्या होता है? 400 मनसब इनको दे दिया जाता है। किसको? विलियम हॉकिंस को 400 मनसब दे दिया जाता था। 400 मनसब दे दिए। उसके बाद 1611 ईस्वी तक क्या होता है? 1611 ईस्वी तक ये क्या होता है? 1611 ईस्वी तक ये आगरा में रहते हैं। क्या था? 1611 ईस्वी तक ये आगरा में निवास करते हैं, कह सकते हैं आगरा में रह रहे थे। और इनकी योग्यता से प्रभावित होकर इनको फिरंगी खां की उपाधि देते हैं। क्या होते हैं? फिरंगी खां, फिरंगी खां की उपाधि देते हैं। आपसे यहाँ क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर या वह कौन से अंग्रेज प्रतिनिधि होते हैं जिनको जहांगीर ने फिरंगी खां की उपाधि देते हैं? तो वो होते हैं विलियम हॉकिंस होते हैं। याद रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन बनने के, विलियम हॉकिंस को फिरंगी खां की उपाधि देते हैं। जो विलियम हॉकिंस हैं भारत में किस वजह से आए, कह सकते हैं जहांगीर के शासनकाल में क्यों आए? इनकी क्या किसी ने कोई ना कोई तो विशेषता रहेगी कि किसी न किसी कारण से तो आएंगे। कोई व्यक्ति किसी के पास तो बिना कारण के, या कह सकते हैं किसी न किसी काम की वजह से तो जाएगा। बिना काम के कोई व्यक्ति किसी से नहीं मिलने जाएगा। इनका भी जो विलियम हॉकिंस होते हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि होने के साथ ये फ्री में तो जाएंगे नहीं, कोई ना कोई कारण इन जो जहांगीर होते हैं इनसे होता है। इनका कार्य क्या होता है? ये चाहते थे, जो अंग्रेज होते हैं, ये कह सकते हैं ये प्रतिनिधि जो थे व्यापारिक रियायतें चाहते थे। क्या होता है? व्यापारिक रियायतें, व्यापारिक रियायतें चाहते थे। व्यापारिक रियायतें कैसे चाहते थे? जो अंग्रेज होते हैं भारत से व्यापार कर रहे थे, व्यापार करने के क्रम में वे चाहते थे कि जो जहांगीर होते हैं उनको रियायतें दे, वे अधिक से अधिक अपने राज्य कह सकते अपने देश ले जाएं, जो भी वस्तु यहाँ से आयात करें, ले जाएं, निर्यात करें यहाँ से, फिर उनसे वे अधिक से अधिक धन प्राप्त कर सकते हैं या उन्हें अधिक से अधिक छूट प्राप्त हो सके। लेकिन जहाँ जो विलियम हॉकिंस होते हैं इनको ये उपदलित कह सकते हैं व्यापारिक रियायतें नहीं मिलती हैं। जब इनको व्यापारिक रियायतें नहीं मिलती हैं, उसके बाद दूसरे प्रतिनिधि आते हैं। जो दूसरे प्रतिनिधि होते हैं सर टॉमस रो। कौन होते हैं? यहाँ पे लिखेगा दूसरे प्रतिनिधि सर टॉमस रो। सर टॉमस रो
ये दूसरे प्रतिनिधि होते हैं। इनको व्यापारिक रियायतें प्राप्त हो जाती हैं। क्या होता है? इनको व्यापारिक रियायतें प्राप्त हो जाती क्या होता है? इनको व्यापारिक रियायतें प्राप्त हो जाती है और ये 1618 ईस्वी में सूरत में, कहाँ पे? सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की इनकी अनुमति मिल जाती है। व्यापारिक कोठी खोलने की इनको अनुमति मिल जाती है। किनको मिल जाती है? सर थॉमस रो को व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति मिल जाती है। कहाँ पे? सूरत में। जो पहले प्रतिनिधि आते हैं विलियम हॉकिंस आते हैं, इनको व्यापारिक रियायतें नहीं मिलती हैं। जबकि जो दूसरे अंग्रेज प्रतिनिधि आते हैं थॉमस रो होते हैं, इनको व्यापारिक प्रतिनिधि प्राप्त हो जाती है, रियायतें प्राप्त हो जाती हैं, जिससे 1618 ईस्वी में ये सूरत होता है वहाँ पे अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर दिया जाते हैं या स्थापित कर लेते हैं। ये होता है। उसके बाद अब हम लोग जान लेते हैं कि जो जहांगीर के, इतना तो हो गया इनका, जो जहांगीर होता है इनके यूरोपीय व्यक्तियों से कैसा लगाव होता है। पहले जो पुर्तगाली होते हैं, उसके बाद अंग्रेजों से साथ इनका कैसा तालमेल होता है। अन्य जो इसकी विशेषता होती है, जो यूरोपीय पे क्या आते हैं, क्या होता है, जो पुर्तगाली आते हैं 1605 ईस्वी में, क्या होता है 1605 ईस्वी में, ये याद रखिएगा 1605 ईस्वी में जो पुर्तगाली होते हैं, यहाँ पे लिखिएगा पुर्तगाली, भारत में तंबाकू उत्पादन प्रारंभ करते हैं। क्या होता है? तंबाकू उत्पादन प्रारंभ करते हैं। 1605 ईस्वी में जो पुर्तगाली होते हैं भारत में तंबाकू उत्पादन प्रारंभ करते हैं। लेकिन जहांगीर को जब इसके बारे में पता चलता है तो जहांगीर ने सख्त रियायतें देते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर तंबाकू का सेवन करता है या अगर किसी तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया जाएगा, उसके दांत तोड़ दिए जाएंगे। क्या होता है? दांत तोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार हम लोग जहांगीर के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे या जिससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाने की एग्जाम में संभावना होती है, उन तमाम बिंदुओं के बारे में आपको अध्ययन करा लिए गए, आपको बता दिए गए, लिखा दिए गए। आप उनको बार बार रिवीजन करते हैं। लगभग क्वेश्चन जहाँ तक संभावना होती है जो आपको लिखाए गए हैं वहीं से आने की संभावना रहती है। बस फ़र्क होता है कि कहीं कभी काल थोड़ा घुमा के पूछ सकता है, लेकिन आपको जो लिखा गया है उसी में से आने की संभावना रहती है। 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, ये उम्मीद है कि यहीं से आने की संभावना रहती है। इस वजह से जो भी आपको लिखाया जा रहा है या जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे, जो भी आपको नोट्स बनाया जाता है, बनाते हैं आप, उसको बार-बार रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करने से आपको ये लगता है कि हाँ, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है। अगर जब आप रिवीजन करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है रिवीजन करेंगे तो आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर देंगे, अपने समय को बचाएँगे और आप एग्ज़ाम में अच्छा करने और अच्छा कर सकते हैं या अच्छा करेंगे तो ज़ाहिर-सी परिणाम भी, जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँगे अच्छे से, सही हो पाएगा तो प परिणाम भी आपके फ़ेवर में आएगा। इस वजह से हम लोग आज जहांगीर के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे सबको आपको बता दिए गए हैं। अब हम लोग कल की कक्षा में शाहजहाँ के बारे में अध्ययन करेंगे कि शाहजहाँ का कार्यकाल कब से कब होता है, उन्होंने अपने शाहजहाँ के शासनकाल में क्या-क्या योगदान देते हैं, उन्होंने कौन से स्थापत्य कला, चित्रकला या उन्होंने प्रजा के हित में कौन सी नई नीतियाँ लाते हैं, ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में हम लोग बात करेंगे कल की कक्षा में। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।